नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नेपाल में 48 घंटे के अंदर जो सत्ता थी वो उखाड़ कर फेंक दी गई और सत्ता का जो तीन शीर्ष सत्ता का केंद्र था या शक्ति का प्रतीक था उसको आग के हवाले कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन, संसद और सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, ये मैंने रुक कर इसलिए बोला है कि इस पर एम्फेसिस पड़े कि सुप्रीम कोर्ट को भी जला दिया है। इस पूरे न्यूज में आपने दो शब्द को बड़े बार बार सुना होगा, जेन जेड और नेपो किड्स। आइए इसको समझ लीजिए कि ये क्या है और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि हुआ क्यों, इस पर तो थोड़ा चर्चा कर ही लेंगे, लेकिन क्या ऐसी स्थिति भारत में भी उत्पन्न हो सकती है क्या? कुछ लोग या कुछ मीडिया चैनल में इस पर चर्चा भी चल रही है। तो पहले समझिए कि जेन जेड और नेपो किड्स क्या है। जेन जेड का मतलब होता है कि जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं, हम लोग बोलते हैं ना जेन वाई, जेन जेड, अलग अलग शब्द है, कहीं कहीं पर U35, U25, U18 कहा जाता है, बट नेपाल में जेन जेड और जेन जेड दुनिया भर में प्रचलित, यानी ये जो एकदम यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन। नेपो किड एक शब्द है जो बड़ा जिसको बहुत हे दृष्टि से देखा जा रहा है, इनफैक्ट वही इस क्रांति का कारण बना। नेपो किड का मतलब होता है नेपोटिज्म किड्स, मतलब कि जो सत्ता के शीर्ष पर लोग बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट, उनके बच्चे, उसको नेपो किड्स बोला जाता। आक्रोश वहां इस बात को लेकर के पनपना शुरू हो गया था कि ये जो जेनजेड बच्चे हैं ये बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं, ये अच्छी शिक्षा इनको नहीं मिल पा रही है, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख पा रही है। तो ये अपनी सारी बातें वहाँ सोशल मीडिया में निकाल रहे थे। और आपको पता है कि सोशल मीडिया आज की तारीख में कितना पावरफुल टूल बन गया है। इसके कुछ अच्छे भी आयाम है, कुछ खराब भी आयाम है, हम उस पर आज चर्चा करने के लिए नहीं बैठे। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं अपनी बात आप तक भी नहीं पहुंचा सकता था। बहरहाल, तो जेन जेड जो है अपने इन परेशानियों को और भ्रष्टाचार, इतना रैम्पेंट करप्शन नेपाल में हो चुका था, जैसे कि भारत में है, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये एशिया मुल्क का ये दुर्भाग्य है कि साउथ एशिया में खास करके इतना रैम्पेंट करप्शन यहाँ पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी ने किया है कि जिससे जनता त्राहिमाम है। तो वहाँ भी त्राहिमाम थी, लेकिन वहाँ कुछ जेन जेड के बच्चों ने एक सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप पर उन कुछ लड़कों का भाषण भी वायरल। एक यंग लड़का है जिसका इंग्लिश में भाषण बड़ा वायरल हुआ। Today I stand here with a dream of building a new Nepal, with a fire of hope and passion burning within me. But my heart is heavy because this dream seems to be slipping away. Rise and shines, futures of this upcoming imperial empire. I, Avishkar Raut, the head boy of this everlasting imperial institute, Holy Bell English Secondary School, welcomes you with open arms to our 24th annual program. I put myself before you this moment to shed light within your consciousness by piercing the dark nimbus that circles above you. I am present here today to immortalize a monumental change. मुश्किल से 5-7 मिनट का उसने अंग्रेजी में एक भाषण दिया था। वो भाषण स्कूल में दिया गया था। वो भाषण और कुछ और लोग जो आए, कुछ नेता नए आए, उस पर हम एक अलग से इसका वीडियो हम बना देंगे। अभी हम सिर्फ इन दोनों शब्द को समझा रहे हैं। बलौनी साहब वहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री भी बन गए हैं, तो बलौनी शाह कौन है? 3 चीज बड़ा महत्वपूर्ण था: अपॉर्चुनिटी का अभाव, बेरोजगारी एग्जिस्टिंग और करप्शन। और चौथा, आग में घी डाल दिया, नेपो किड्स। इन लोगों ने देखा, इन बच्चों ने, कि जो पॉलिटिशियंस के बेटे बेटियां हैं इनको अच्छी शिक्षा के लिए बाहर चला जाता है, जैसे इंडिया में भी जाता है। इंडिया में भी वही है। यहाँ हमारे और आपके बच्चे को बोलेगा झंडा लेके जाइए, हिंदू मुस्लिम का नारा लगाइए, हिंदू राष्ट्र खतरे में है, हिंदू खतरे में है, पाकिस्तान चढ़ गया, गाय की रक्षा कीजिए। और इनके बच्चे पढ़ते हैं हार्वर्ड में, कैलिफोर्निया में। इनके बच्चे, यहाँ भी नेपो किड्स की संख्या कम नहीं है। अमित शाह का बेटा अचानक से वो BCCI का अध्यक्ष बन जाता है, नेपो किड। अभी देखा संजय झा, यहाँ एक MP है बिहार से, उनकी दोनों बेटियां बगैर किसी
अनुभव के योग्यता के सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील बन जाती है। रविशंकर प्रसाद यहाँ वकील है, उन्हें अपने पूरे खानदान को ही बना दिया है। तो नेपो किड्स यहाँ भी है। तो बहरहाल तो वहाँ पर नेपो किड्स का जो ये ट्रेंड देखा उन लोगों ने कि इसको अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा रोजगार मिल रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो ये चारों आयाम मिल करके वहाँ सोशल मीडिया पर एक आंदोलन का रूप ले लिया। होता क्या है कि जब सरकार सत्ता में बैठे हुए लोग को ये लगता है कि वो स्वयंभू और वो ओमनीपोटेंट है, मतलब वो सर्वशक्तिमान है, तो वो जमीन पर हो रहे बदलाव को नहीं समझ पाते हैं। नेपाल में भी वैसा हुआ, ये लोग जमीन पर हो रहे परिवर्तन को नहीं समझ सका और सोशल मीडिया पर फैल रहे सरकार के खिलाफ इस पूरे आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स को, लगभग सारे प्लेटफॉर्म्स को, जिसमें फेसबुक है, एक्स है, आपको इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जो पॉपुलर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से सबको प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया। इसने एक बारगी ये लोगों में गुस्सा फूटने का, जिसको बोलते हैं ना, सोशल मीडिया से वो बातें निकल रही थी तो एक तरह से सेफ्टी वॉल्व का काम कर रहा था, लेकिन सरकार उस समझा नहीं और सेफ्टी वॉल्व को ही बंद कर दिया। तो सेफ्टी वॉल्व को जब बंद कर दिया तो अंदर में जो एनर्जी बन रहा था, गैस बन रहा था, उसने अचानक से उस प्रेशर कुकर को ही फाड़ दिया और फाड़ करके सभी बच्चे रोड पर निकले। इन बच्चों ने 28 साल से ऊपर के लोगों को अलाउ नहीं किया ताकि कोई ये ना कहे कि इस आंदोलन को कोई और लीड कर रहा है। स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म में गए। एक और गलती की कि पुलिस ने, कोई एक डीएसपी था जिसने गोली चलवा दी, तो गोली चलने से बच्चे मर गए। उस भीड़ ने उस डीएसपी को कूच करके मार डाला। पूर्व प्रधानमंत्री देवा के पूरे चेहरे को रंग दिया। वित्त मंत्री को पानी में रोड पर दौड़ा करके मारा। एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दिया, उसकी पत्नी झुलस करके मर गई। सारे नेता भाग गए, राष्ट्रपति भाग गया, सुप्रीम कोर्ट का जज भाग गया, प्रधानमंत्री देश छोड़ करके भाग गया। तो ये आंदोलन का ये स्वरूप जो होता है ना, इतना स्फूर्त होता है। और आप देखिए एक सिमिलरिटी देखिए कि 2 साल पहले यही घटना, ऐसा ही आंदोलन हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में हुआ था। कारण यही था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, सरकार का तानाशाही रवैया, और अचानक से वो गुस्सा फूटा और सरकार को उलट से पुलट कर दिया। आपने देखा कि कोलंबो में कैसे राष्ट्रपति भवन में लोग घुस करके स्विमिंग पूल में नहा रहा है, पलंग पर कूद रहा है, सामान लूट लिया। कुछ दिन पहले आपने बांग्लादेश में ही घटना देखा, कैसे बांग्लादेश में स्टूडेंट का आंदोलन ने पूरे सत्ता को ही उखाड़ कर फेंक दिया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अभी भी भारत में शरण लिए हुई है। आपने पाकिस्तान में ही देखा था कैसे आर्मी हेडक्वार्टर्स को जला दिया था। आपने म्यांमार में देखा। तो ये भारत के चारों ओर इस तरह की घटनाएं घट रही है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि भारत में भी तो स्थिति वैसे ही है। यहाँ भी जेन जेड है और यहाँ भी नेपो किड्स है, यहाँ भी भ्रष्टाचार चरम पर है, यहाँ भी बेरोजगारी का वही आलम है, यहाँ भी नेपो किड्स। आप देख ही रहे, मैंने आप जितने केंद्रीय मंत्री बिहार और अलग अलग राज्यों के जो पावरफुल पॉलिटिशियंस, सबको आप देख ही रहे। सबके बच्चे का एजुकेशन 1 नंबर का, सबका रोजगार का धंधा। नितिन गडकरी एथेनॉल का कॉन्सेप्ट लाया और बेटा अरबपति हो गया। तो ये सब जगह हो रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? यहाँ पर इस तरह के आंदोलन क्यों नहीं होते हैं? यहाँ पर इस तरह के आंदोलन इसलिए नहीं हो पाते हैं कि यहाँ पर हर समूह में हम लोगों ने उप समूह बना दिया है। पूरे सोसाइटी को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोगों ने तोड़ दिया है कि वो सभी टुकड़े यहाँ पर एक साथ हो ही नहीं सकते हैं। जाति के अंदर उपजाति, उपजाति के अंदर फिर उपजाति। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यादव में कुछ उपजातियां होती हैं जिसमें कृष्णौत, मंझरौट और इस तरह के बहुत, हमको भी नहीं मालूम है। हमको याद है कि बचपन में कृष्णौत मंझरौट के यहाँ शादी नहीं करता था। अच्छा, मंझरौट में भी, उसमें भी कुछ रीजनल वेरिएशंस होते। वैसे लोग जो झारखंड के निकट के जिलों में बसे हुए थे, जैसे नवादा, बांका, जमुई आदि में, तो उसको कहता था कि दखनाहा ये सब है, तो उसके यहाँ शादी नहीं करेंगे। मैं आपको बताना क्या, ये हर जातियों में यही हाल है। तो हमने पहले वर्ण में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर वर्ण को जातियों में बांटा, उस जाति में उपजाति है,
फिर उस उपजाति में भी इकोनॉमी के आधार पर ऐसा नहीं है कि जो गरीब ब्राह्मण है वो ब्राह्मण उसको दे देगा वैल्यू बैठने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई दलित मांझी जी के यहाँ कोई दूसरा मांझी जो चूहा मारा वो नहीं जाके बैठ जाएगा। उसी तरह से लालू जी के यहाँ भी कोई मरा टूटा आदमी नहीं चला जाए, उसको वो तरजीह नहीं मिलेगी। तो वो सब जगह होता है, ऐसा नहीं है, मैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो एनीवे मैं बताना ये चाह रहा था कि भारत का समाज वर्ण में, जाति में, उपजाति में और क्षेत्र में इतने तरीके से बढ़ चुका है कि यहाँ पर ये सारे मेढक एक होंगे नहीं, और जब सब सारे मेढक एक नहीं होंगे तो आवाज उठेगी नहीं। इसलिए कि यहाँ के पॉलिटिशियंस, इसलिए यहाँ के जो राजनेता है वो बड़े निफिक्र होकर के राज चला रहे हैं। इनको नेपाल में हुई घटना से कोई फर्क नहीं पड़ता है, न तो ये सबक लेंगे और नहीं इनको कोई डर लगेगा। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इन लोगों ने इतना डिविजन्स क्रिएट कर दिया है हमारे यहाँ, इतने स्ट्रेटा, इतने स्ट्रक्चर्स, इतने लेयर्स हम लोगों ने बना दिए हैं कि उस लेयर को पार करके वो आक्रोश उनके तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया ने एक ऐसे टूल का इजाद कर दिया है, एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा उपाय लोगों के हाथ में दे दिया है जो इस बैरियर को धीरे धीरे तोड़ने लगता है। मुझे नहीं मालूम है, मैं कोई सोशियोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट भी, मैं कोई ज्योतिष भी नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया के इस युग में जहाँ जेन जेड और ये नेपो किड्स दोनों अवयव विद्यमान है, इंडिया में वो सारे कंडीशंस विद्यमान है जो नेपाल में। यहाँ भी जेन जेड है, यहाँ भी नेपो किड्स है, वहाँ भी है, वहाँ भी करप्शन, यहाँ भी करप्शन, वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ भी कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस, यहाँ भी कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सोशल मीडिया क्या सोसाइटी के अंदर विद्यमान इन सभी डिविजन्स को पाट पाएगा? और ये जिस दिन पाट दिया, जिस दिन इस भेद को मिटा दिया, उस दिन यहाँ भी कोई ऐसा आंदोलन जन्म ले लेगा। और ये सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए जो मठाधीश हैं, यहाँ भी अगर संसद में कुछ हो गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कुछ हो गया, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास में कुछ हो गया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। समाज भी यहाँ ऐसे ही बटा हुआ। आपको याद होगा कि संसद में 2-3 बच्चों ने बेरोजगारी से तंग आकर एक छोटी सी घटना की थी, कुछ बम या क्रूड पटाखा छोड़ दिया। उस पर न तो मीडिया में आवाज उठती है, अब न उसको कोई देखने वाला है। वो जेल में सड़ा हुआ है, जेल में सड़ रहा है, या बाहर कहीं मारा गया, किसी को कोई खोज खबर नहीं है। लेकिन वो एक ऐसी चिंगारी है कि अगर ये चिंगारी यहाँ भी फूट जाए और अगर यहाँ भी इस पूरे डिविजन्स को, इस मतभेद को भुला दे, पाट दे, तो वैसी स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हो जाए, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। हम दुआ ये करेंगे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। सरकार नेपाल में हुई इस घटना से चेते और ये जेन जेड और नेपो किड्स के बीच की दूरी को खत्म करे। समान शिक्षा का मतलब समान शिक्षा भी हो, समान अवसर का मतलब समान अवसर भी हो, योग्यता से लोगों को मिले स्थान, यही हो। तभी हम जो चाहते हैं कि देश हमारा बहुत आगे बढ़े, तभी ये बढ़ सकता है। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहे वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।